हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म राज पे। जैसे ही दोस्तों आपको पता है हमारे चैनल पे दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है, तो उसी की रिगार्डिंग ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैथ्स रीजनिंग मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस के क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। इंग्लिश और हिंदी के जो क्वेश्चन है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। दोस्तों वीडियो आने में थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन अब से आपको डेली बेसिस पे आपको एक वीडियो ज़रूर मिल जाएगी जिसमें हम क्लासेस देखेंगे, यानी कि मैथ्स इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस के क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में जो हम जो क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं वो मोस्टली क्वेश्चन 2018 और 2016 के क्वेश्चन पेपर से मैंने उठाए हुए हैं। रीजनिंग में मैंने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन उठाए और उसकी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आज के वीडियो में। मैथ्स में हम परसेंटेज की करेंगे जो कि आगे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए हुए ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रीवियस साल के क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। दोस्तों आप वीडियो पॉज करके चाहो तो क्वेश्चन को पहले नोट कर लो, उसके बाद आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो देखो दोस्तों क्या है, इफ़ ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, एंड सी इज़ वाइफ ऑफ बी, और सॉरी एस जो है वो बी की वाइफ है, एंड एन इज़ वाइफ ऑफ ए, और जो एन है वो ए की वाइफ है, एंड इफ़ P इज़ सन ऑफ S, जो P है वो S का सन है, एंड D इज़ सन ऑफ N, और जो D है वो N का सन है, देन P एंड D आर रिलेटेड एज। तो बताना है आपको P और D में क्या रिलेशन है। ठीक है दोस्तों, आप पहले ज़्यादा अच्छा रहेगा आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन को इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ब्लड रिलेशन के, उसे करना कैसे होता है। सबसे पहले आप ध्यान रखो, आपको क्या करना है, एक लेवल के जो लोग हैं उनको एक लाइन में लिखना है, उनसे नीचे वाले जो भी है उनको उनके नीचे, और उससे ऊपर वाले जो भी रिलेशन वाले हैं उनको उसके ऊपर लिखना है। फॉर एग्जांपल भाई बहन हस्बैंड वाइफ सब एक लाइन में आएंगे क्योंकि वो लगभग एक एज ग्रुप के हैं, और जो भी उनके इन सब के मदर फादर या जो भी चीज़ है वो ऊपर आएंगे, और इनके जो भी सन या जो भी है सन डॉटर वो सब नीचे आएंगे। और एक और चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो भी मेल होंगे उनके लिए आप स्क्वायर बनाओ, और जो फीमेल है उनको आप सर्कल में डिनोट करो। दूसरी चीज़, अगर किसी के बीच में अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है तो उनके बीच में प्लस का साइन बनाएंगे, और अगर किसी में भाई बहन का रिलेशन है तो वहाँ पे माइनस का साइन बनाएंगे। क्लियर है। तो ये जो मैंने बेसिक बताया ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, तभी आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में जैसा जैसा बता रखा था उसके अकॉर्डिंग करने की कोशिश करते हैं। तो देखो दोस्तों क्या बोला हुआ था, इफ़ ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, तो ए जो है बी का ब्रदर है, ए जो है बी का ब्रदर है, यानी ए जो है बी का ब्रदर है। तो ए तो क्लियर है कि ये ब्रदर है, यानी कि ये मेल है, और ब्रदर भाई बहन का रिलेशन में माइनस का बीच में साइन डालेंगे। लेकिन बी का मुझे जेंडर नहीं पता, इसलिए बी को मैंने बस ऐसे ही लिख दिया, उस पर ना तो मैंने सर्कल डाला है। अगर ये मेल होता तो मैं स्क्वायर डाल देता, फीमेल होती तो मैं एक सर्कल डाल देता, लेकिन अभी हमें आइडेंटिफाई नहीं है इसलिए इसे छोड़ देते हैं ऐसे का ऐसा ही। आगे कह रहे हैं, एंड एस इज़ वाइफ ऑफ बी, एस जो है वो बी की वाइफ है, एस जो है वो बी की वाइफ है। तो देखो एस इज़ वाइफ ऑफ बी, तो एस जो है बीच में प्लस का साइन आएगा क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। एस वाइफ है तो जाहिर सी बात है ये फीमेल है इसलिए सर्कल आया। जाहिर सी बात है जब ये एस वाइफ है तो ये बी जो है हस्बैंड होगा ना, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर आ गया। क्लियर है ये दोस्तों, ये लाइन समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से आप सबको। अब आगे बढ़ते, आगे क्या लिखा हुआ है, एन इज़ वाइफ ऑफ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एन इज़ वाइफ ऑफ ए, एन जो है ए की वाइफ है, एन इज़ वाइफ ऑफ ए, यानी ए की जो वाइफ है वो कौन है, एन है। तो इसके साथ प्लस का साइन, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में प्लस का साइन डालते हैं। एन जो है ए की वाइफ है तो एन यहाँ पे आ गया, और वाइफ है एन तो इसलिए यहाँ सर्कल आ गया क्योंकि ये क्या है, फीमेल होगी एक। क्लियर है दोस्तों ये लाइन। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद लिखा है यहाँ पे आगे देखो, एंड इफ़ P इज़ सन ऑफ S, अभी बताया था सन डॉटर के लिए नीचे लिखना है और अगर फादर मदर है तो ऊपर लिखना है। तो लिखा है P इज़ सन ऑफ S, P जो है S का सन है, जो P है S का सन है तो इसके नीचे आ जाएगा P, और ये बॉक्स में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा काट देता हूँ, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ तक समझ आ गया, ये मैंने समझा दिया था। तो देखो P जो है वो S का सन है तो P जो है S के नीचे आ जाएगा, और सन है इसलिए बॉक्स बना दिया, स्क्वायर बना दिया। उसके बाद लिखा हुआ है कि एंड D इज़ सन ऑफ N, और D जो है N का सन है तो N का सन है तो N के नीचे बनेगा,
और डी भी सन है, इसलिए इसे भी स्क्वायर के अंदर बना दिया गया। क्लियर है दोस्तों। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है पी एंड डी आर रिलेटेड एज, पी और डी इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो आप देख सकते हैं दोनों क्या है, दोनों मेल हैं, ठीक है। तो ये दोनों में चचेरे भाई का रिलेशन होगा ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पैटर्नल कज़न ब्रदर, यानी कि चचेरा भाई। आई होप दोस्तों आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये समझ आ चुका होगा। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा। बाकी मैं दोबारा एक बार बेसिक जो है वो रिकॉल करवा देता हूँ। आप ध्यान रखो, अगर एक लेवल के जो बंदे उन्हें एक लाइन में लिखना है, जो भी ब्रदर सिस्टर हस्बैंड वाइफ है उन्हें एक लाइन में लिखना है। इनसे ऊपर वाले जो भी इनसे अपर रिलेशन वाले हैं, मदर फादर ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, उनको ऊपर लिखना है। और इनके जो भी सन डॉटर, ठीक है, जो भी इससे नीचे वाले होंगे उनको नीचे लिखना है। दूसरी बात, जो भी मेल होगा उसको स्क्वायर में लिखो, जो भी फीमेल है उसे सर्कल में लिखो, जिसका जेंडर नहीं पता उसे अभी छोड़ दो। और अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है तो बीच में प्लस का साइन डालो, और अगर भाई बहन का रिलेशन है तो बीच में माइनस का साइन डालो। ये बेसिक बस याद रखो, तब आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। बाकी अगर आपको कोई और भी तरीका करने का तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, मैं इस तरीके से करता हूँ, तो मैंने आपको अपना तरीका बताया। चलो दोस्तों, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, देयर आर 6 मेंबर, 6 मेंबर एक फैमिली के अंदर 6 मेंबर हैं। इन अ फैमिली ए इज़ फादर ऑफ डी, ए जो है फादर है डी का। ई हु हैज़ 2 सन, ई जिसके 2 सन हैं, इज़ ग्रैंड फादर, ये ग्रैंड फादर लिखा है दोस्तों, ये थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गई है, ये ग्रैंड फादर लिखा हुआ है, ध्यान रखना। तो लिखा हुआ था ई हु हैज़ 2 सन्स इज़ ग्रैंड फादर ऑफ डी, ठीक है। बी इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ सी, जो बी है वो डॉटर इन लॉ यानी कि बहू है सी की। हु इज़ दी वाइफ ऑफ ई, जो कि हु इज़ दी वाइफ ऑफ ई, जो कि ई की वाइफ है। एफ इज़ दी अनमैरिड अंकल ऑफ डी, एफ जो है अनमैरिड अंकल है डी का। तो आपको बताना है बी इज़ डैश ऑफ डी, यानी बी जो है डी का क्या रिलेशन, बी और डी में क्या रिलेशन, ये आपको बताना है। तो क्लियर है दोस्तों आपको क्वेश्चन। एक बार हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हुए एक चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो दोस्तों क्या बोला है क्वेश्चन वाले ने, 6 मेंबर है फैमिली में, ए इज़ फादर ऑफ डी, ए जो है फादर है डी का। तो ए जो है फादर है तो 100% ये क्या है, मेल है। और किसका फादर है, ये डी का, तो डी नीचे बनेगा। अच्छा, डी का मुझे जेंडर नहीं पता, इसलिए मैंने डी को क्या किया, ऐसे का ऐसा ही छोड़ दिया। मतलब मैंने ना तो उस पर सर्कल बनाया, ना ही मैंने कुछ स्क्वायर बनाया है, क्योंकि मुझे उसका जेंडर नहीं पता। आगे लिखा है, यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो, इसके आगे लिखा हुआ था, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद देखो, ई हु हैज़ 2 सन्स, ई जिसके 2 सन हैं, इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ डी, ये डी का ग्रैंड फादर है। कौन, ई, ई ग्रैंड फादर है डी का, तो जाहिर सी बात है ए का फादर होगा, डी का ग्रैंड फादर ए का फादर होगा ना, तो इसके ए के ऊपर बनेगा हमारा ई, और ये ग्रैंड फादर है इसलिए ये मेल होगा, इसलिए इसके ऊपर बॉक्स बना दिया। आगे देखो क्या कह रहा है दोस्तों, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पूरा बना रखा है यहाँ पे चार्ट को। तो क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बढ़ो, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ सी, जो बी है वो सी की डॉटर इन लॉ है, ठीक है। ये लाइन नहीं समझ आएगी, थोड़ा आगे पढ़ो। हु इज़ द वाइफ ऑफ ई, जो कि ई की वाइफ है, यानी जो सी है, सॉरी जो बी है वो सी की बहू है, सी की बहू है। और जो सी है वो क्या है, ई की वाइफ है। तो ई की वाइफ है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे सी आ जाएगा जो कि ई की वाइफ है। और क्या लिखा था, बी, जो सी की बहू कौन है, बी है, तो जाहिर सी बात है ए जो है उसकी वाइफ कौन हो गई, बी हो गई। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ था, एफ इज़ अनमैरिड अंकल ऑफ डी, जो डी है उसका अंकल कौन है, एफ है, जो कि अनमैरिड है, तो जाहिर सी बात है ए का भाई होगा, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। तो ये पूरा हमने चार्ट बना लिया इस तरीके से। मैंने यहाँ पे पूरा आपको बना रखा है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा बना हुआ है, ठीक है। तो अब से क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा वो ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, बी डी की क्या है, यानी बी और डी में क्या रिलेशन है। तो देखो दोस्तों, ये रहा बी और ये रहा डी, क्या है, बी जो है डी की क्या है, मदर है, माँ है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मदर। आई होप दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। नहीं समझ आया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिए, समझ आ जाएगा। मैं दोबारा कह रहा हूँ, एक बार बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि
किसको कैसे सिंबल को डिनोट करना, वो अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो मुझे नहीं लगता कि समझने में कोई परेशानी होगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी 2016 का क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ए इज़ बीज ब्रदर, ए जो है बी का भाई है। आगे लिखा है सी इज़ डीज फादर, सी जो है डी का फादर है। ई इज़ बीज मदर, ई जो है बी का मदर है, बी की मदर है। ए एंड डी आर ब्रदर, ए और डी जो है ब्रदर है। हाउ इज़ ई रिलेटेड टू सी, बताना है ई जो है सी से कैसे रिलेटेड है। तो देखो दोस्तों दोबारा से हमने पूरा यहाँ पे चार्ट देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने पूरा बना रखा है। हम इसे करके देखते हैं। देखो ध्यान से लिखा हुआ है कि ए इज़ बीज ब्रदर, ए जो है बी का भाई है, तो भाई बहन के लिए बीच में माइनस के साइन डालती है। ए जो है भाई है तो ए क्या है, मेल है, लेकिन बी क्या है, बहन भी तो हो सकती है ना, तो मुझे उसके बारे में नहीं पता, तो उसके ऊपर मैंने कुछ भी सर्कल या स्क्वायर कुछ भी नहीं डाला। भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आगे लिखा है सी इज़ डीज फादर, जो सी है वो डी का फादर है, तो सी जो है डी का फादर है। यहाँ पे देखो पहले हमने क्या किया था, ए बी को भाई बना दिया था, ए और बी भाई हो गए थे। यहाँ पे देख सकते हो ए और बी भाई हो गए। बी का मुझे कुछ नहीं पता था, इसलिए मैंने ना तो वहाँ पे सर्कल डाला ना मैंने स्क्वायर डाला। सी इज़ डीज फादर, सी जो है वो डी का फादर। अब यहाँ पे जो हमने देखो, मैं दोबारा एक बार दिखा देता हूँ। ए भाई है किसका, बी का। अब आगे कह रहा है सी इज़ डीज फादर, सी जो है डी का फादर है। यहाँ पे अभी तक जितना मैंने यहाँ तक बनाया इसमें सी और डी के बारे में तो कुछ है नहीं, तो फिलहाल इसे छोड़ देते, अगली वाली लाइन पढ़ते हैं। ई इज़ बीज मदर, यहाँ से हमें मिल गया कुछ। ई जो है बी की मदर है तो इसके ऊपर आ जाएगा ई, और ये मदर है इसलिए फीमेल होगी, इसलिए सर्कल आ गया। आगे ए एंड बी आर ब्रदर, ए और डी जो है ब्रदर है, तो जाहिर सी बात है ए और डी ब्रदर है, तो ये डी यहाँ साथ में आ गया। आई कह रहा है हाउ इज़ ई रिलेटेड टू सी, ए जो ई है वो सी से कैसे रिलेटेड ये बताना, लेकिन उससे पहले ये लाइन हमने छोड़ दी थी ना बीच में। क्या था, सी इज़ डीज फादर, जो सी है वो डी का फादर है, तो डी ये रहा, डी का फादर ए और बी का भी फादर ही होगा ना, क्योंकि ये तीनों भाई बहन है आपस में, तो इसका फादर भी इसी का फादर होगा, इसी का फादर होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो लिखा हुआ है सी इज़ डीज फादर, जो सी है डी का फादर है, तो यानी इन सब का फादर कौन है, सी है, तो सी कौन है, फादर हो गया, यानी कि ई का हस्बैंड भी हम कह सकते हैं उसे, ठीक है। तो आई होप ये चार्ट आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पे मैंने बना रखा है। तो क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा था, ई रिलेटेड टू सी, ई और सी में क्या रिलेशन, ई और सी, ई रिलेटेड टू सी, ई सी से कैसे रिलेटेड है, ई जो है सी की वाइफ है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा पत्नी। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। देखो दोस्तों ये 2018 का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। ए इज़ सिस्टर ऑफ बी, ए जो है बी की सिस्टर है। आई कह रहा है सी इज़ फादर ऑफ डी, जो सी है वो डी का फादर है, सी इज़ फादर ऑफ डी। ए इज़ डॉटर ऑफ ई, ए जो है वो डॉटर है ई की। हु इज़ मैरिड टू सी, जिसने सी से शादी की है। डी इज़ ब्रदर ऑफ बी, जो डी है वो बी का ब्रदर है। हाउ इज़ बी रिलेटेड टू सी, बताना है जो बी है वो सी से कैसे रिलेटेड है। तो देखो दोस्तों ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, अच्छा क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ है। ए इज़ सिस्टर ऑफ बी, ए जो है सिस्टर है, तो ये मुझे क्लियर है कि ये सिस्टर है किसकी, बी की, तो सिस्टर भाई बहन के बीच में माइनस बी की। अब बी का मुझे जेंडर नहीं पता, इसलिए मैंने इसे ऐसे का ऐसा ही रहने दिया, कुछ नहीं डाला इसके ऊपर। सी इज़ फादर ऑफ डी, सी जो है डी का फादर है। अब यहाँ पे सी और डी का तो कुछ बात नहीं है, तो इस लाइन को छोड़ दो, बाद में देख लेंगे। ए इज़ डॉटर ऑफ ई, ए जो है डॉटर है ई की, ए जो है ए इज़ डॉटर ऑफ ई, यानी कि ई जो है इसके ऊपर आ जाएगा, ई डॉटर है, ठीक है। हु मैरिड टू सी, जो कि जिसने सी से शादी की है। ए डॉटर है ई की, ई का मुझे जेंडर नहीं पता, इसलिए मैंने ऐसे छोड़ दिया। इसने सी से शादी की है, तो इसने किससे शादी की है, सी से, या सी आ गया। और अब वापस इस लाइन को पढ़ो जरा, क्या लिखा था, सी इज़ फादर ऑफ डी, यानी सी कौन है, फादर है, तो ये क्या हो जाएगा, मेल, तो जाहिर सी बात है ये फीमेल हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में कह रहा है डी, उसके बाद पढ़ो यहाँ से, डी इज़ ब्रदर ऑफ बी, जो डी है वो बी का ब्रदर है, जो डी है वो बी का ब्रदर है, तो बी का ब्रदर कौन है, डी है, तो डी कौन है, ब्रदर, इसलिए मेल होगा, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर बना दिया मैंने। क्लियर है यहाँ तक। आई कह रहा है
तो ये पूरा चार्ट समझ आ गया होगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चार्ट को मैंने यहाँ पे भी बना रखा है। अब देखो क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है, हाउ इज़ बी रिलेटेड टू सी। बी जो है सी से कैसे रिलेटेड है, ये रहा बी सी से कैसे रिलेटेड है। बी जो है सी की क्या है, या तो बेटा होगा या बेटी होगा, क्योंकि बी के ऊपर ना तो सर्कल है ना स्क्वायर है, क्योंकि मुझे इसका जेंडर नहीं पता चला था क्वेश्चन से। तो इसलिए ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये सी वाला सन और डॉटर, या तो पुत्र होगा या पुत्री होगा। ए वाला आंसर सेलेक्ट नहीं करेंगे। डाटा इनअफिशिएंट या इनएडिक्वेट कब सेलेक्ट करते हैं, जब बिल्कुल भी ना पता हो कि क्या है, लेकिन इतना तो पता है ना कि या तो बेटा है या तो बेटी है। इसलिए इसका आंसर सी होगा कि या तो सन होगा या तो डॉटर होगा। तो आई होप दोस्तों आपको रीजनिंग के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए, अदरवाइज़ एक बार वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा। अब हम मैथ्स के क्वेश्चन देखते हैं। मैथ्स के काफ़ी इजी क्वेश्चन मैंने थोड़े उठाए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगा थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेने की। तो देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट को पूरा पढ़ना और उसके बेसिस पे ये 4 क्वेश्चन इसको आंसर करना है। तो देखो क्वेश्चन है, इन अ कंसिस्टेंसी ऑफ 5 लाख वोटर्स, एक क्षेत्र है यानी कि एक एरिया जहाँ पे 5 लाख वोटर्स हैं, उनमें से 45% आर वुमेन, जिसमें से 45% वुमेन है और 55% मेन है, मैन है, वुमेन और मैन है। 62% ऑफ द वुमेन एंड 58% ऑफ द मैन वोटेड इन द इलेक्शन। जो टोटल वुमेन थी उसमें से 62% वुमेन ने वोट दिया और जितने भी मैन थे उसमें से 58% मैन ने वोट दिया है। आगे कह रहा है 25% ऑफ दीज हु वोटेड वर फर्स्ट टाइम वोटर। इनमें से 25% जिन्होंने वोट दिया ना वो उन्होंने फर्स्ट टाइम वोट दिया है। तो इंग्लिश में मैंने पढ़ दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने, आप एक बार हिंदी में भी पढ़ सकते हो, नीचे लिखा हुआ है। हम क्वेश्चन पे आते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट, अगर आप सीरियसली अगर तैयारी कर रहे हो तो इन्हें नोट डाउन कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो इसके ऊपर बेस्ड पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वोटर वोटेड इन इलेक्शन। बताओ टोटल कितने % वोटर ने इलेक्शन में वोट दिया है। तो देखो आपको नंबर ऑफ वोटर्स नहीं पूछा, आपको बस परसेंटेज पूछा है, तो आपको 5 लाख लेने की जरूरत नहीं। सिंपल सी बात है। 45% क्या थी, वुमेन थी, उसमें से 62% ने क्या किया है, वोट दिया है। और जो मेल है वो कितने थे, 55% मेल थे, उसमें से 58% ने वोट दिया है। आप ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ था 45% क्या है, फीमेल वुमेन है, उनमें से 62% ने वोट दिया। और मैन कितने, 55%, उनमें से कितने ने वोट दिया, सिर्फ 58% ने। तो ये आप क्या करोगे, 45% जो वुमेन थी उसका 62% और 55 जो मैन है उसका 58%, इन दोनों को निकाल के इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 59.8, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वुमेन हु वोटेड इन द इलेक्शन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कितने वुमेन्स ने इलेक्शन में वोट दिया है। तो टोटल 5 लाख थे, उसमें से 45% क्या थी, वुमेन थी, ऊपर लिखा हुआ था क्वेश्चन में, और उसमें से 62% ने वोट दिया। तो 5 लाख का 45% इंटू 62%, आपका आंसर आ जाएगा 1,39,500। आते थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मैन हु वोटेड इन द इलेक्शन। फिर से जैसे ऊपर वुमेन का पूछा था नीचे मैन का पूछ लिया। देखो मैन कितने, टोटल 5 लाख कैंडिडेट है, यहाँ पे देख सकते हैं टोटल कितने वोटर्स थे, 5 लाख, उसमें से मैन कितने, 55%, और उन मैन में से वोट कितनों ने दिया, सिर्फ 58% ने। तो उसी चीज़ को आपको इस्तेमाल करना है। टोटल कितने हैं, 5 लाख, उसमें से सॉरी ये रहा, तो टोटल कितने, 5 लाख, उसमें से 55% मैन थे, उसमें से वोट कितनों ने दिया, 58% ने। तो सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1,59,500, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। इसके ऊपर बेस्ड जो फोर्थ क्वेश्चन है वो एक बार देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, अज्यूमिंग दैट इक्वल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर फर्स्ट टाइम वोटर। मान लो कि इक्वल नंबर ऑफ मैन और वुमेन जो थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम वोट दिया है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वुमेन हु वोटेड इन दी फर्स्ट टाइम। बताओ कितने वुमेन्स है जिन्होंने फर्स्ट टाइम वोट दिया है। तो देखो टोटल कितने कैंडिडेट है, 5 लाख, उसमें से वोट कितनों ने दिया, हमने फर्स्ट में निकाला था, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने निकाला था ना कि टोटल कितने लोगों ने वोट दिया, 59.8% लोगों ने ही वोट दिया है टोटल। तो देखो यहाँ पे भी आप उसको यूज़ करो, टोटल 5 लाख थे, उसमें से 59.8 लोगों ने ही वोट दिया है, उसमें से 25% क्या थे, फर्स्ट टाइम वोटर थे। तो ये हमें पता चल गया कि फर्स्ट टाइम कितने लोगों ने वोट दिया है। हमें से वुमेन का चाहिए
और क्वेश्चन वाले ने यहाँ कह रखा था कि इक्वल नंबर ऑफ मैन और वुमेन है जिन्होंने फर्स्ट टाइम वोट दिया, इसलिए इक्वल के लिए 1/2 कर लिया, हाफ कर लिया, तो हमारा आंसर आ गया 37,375 वुमेन्स है जिन्होंने फर्स्ट टाइम वोट दिया है इस इलेक्शन में। तो आई होप दोस्तों आपको मैथ्स के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिए, समझ आ जाएगा। अब हम आते हैं जीएस के क्वेश्चन के ऊपर। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, लेकिन सारे ही क्वेश्चन पेपर में ये 2016 और 18 इन दोनों के क्वेश्चन पेपर को मिला के मैंने ये सीरीज़ तैयार की है, जो थर्ड वाला आप क्लास देख रहे हो। तो देखो ये 2016 का क्वेश्चन है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज़ आल्सो रेफर्ड टू एज। ये तो सबको पता होना चाहिए मेरे ख्याल से। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो किसको रेफर करता है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा द लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व का सिद्धांत। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ पढ़ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज विजिबल लाइट हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि कौन सा कलर है, विजिबल लाइट है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा लंबी होती है। मेरे ख्याल से इसका आंसर सबको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सबको इसका आंसर पता होगा। सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो सेकंड है उसका क्या आंसर होगा, यानी कि किस कलर का जो वेवलेंथ है सबसे लंबी होती है। तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ को हिंदी में क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। नीचे हिंदी में लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ सकते हो, और इसका आंसर सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ अडॉप्शन इन डेजर्ट प्लांट। जो डेजर्ट यानी रेगिस्तान में जो प्लांट होते हैं उनमें ये क्या नहीं होता, यानी कौन सा जो एडॉप्शन है वो नहीं होता। तो देखो सबसे पहला है संकेन स्टोमेटा। जो उनकी स्टोमेटा होती है, यानी कि जो छोटे छोटे छेद होते हैं, रंध्र जिसे हिंदी में कहते हैं, वो धंस जाती है, वो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, धंस जाती है। क्यों धंस जाती है? ताकि उसमें पानी कम निकले, जो प्रकाश की किरणें जो पड़ती है, सनलाइट जो पड़ती है, उससे जो उनके अंदर से जो पानी जो भी तरल होता है वो निकल जाता है, तो वो कम हो जाए, इसके लिए वो क्या हो जाती है? धंस जाती है, उनकी स्टोमेटा जो है धंस जाती है। तो ये तो बिल्कुल होता है, यानी कि ये तो होगा, ये यानी कि है मॉडिफिकेशन। सेकंड में क्या रहा है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव इनटू स्पाइंस। जो उनके पत्ते होते हैं वो कांटे बन जाते हैं, बिल्कुल बन जाते हैं, ताकि उनमें से पानी का जो अवशोषण है, जो तरल जो निकल जाता है वो कम निकले, तो ये भी होता है। लेकिन और बी एक बार जो डी है वो भी देख लेते हैं, वैक्सी सरफेस, मोमी सतह, ये भी बिल्कुल होता है। लेकिन जो सी है, ब्रॉड लीफ, ये नहीं होता। क्या पत्ते चौड़े चौड़े उनके होते हैं? नहीं, ये वाला नहीं होता, तो इसका आंसर होगा सी। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन है, रिजर्वेशन फॉर वुमेन इज एप्लीकेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन आरक्षण है वो इनमें से कहाँ पे एप्लीकेबल है? राज्यसभा में नहीं है, लोकसभा में भी नहीं है, कैबिनेट में भी नहीं है। इसका आंसर है पंचायत बॉडी, यानी कि पंचायत राज। तो महिलाओं को आरक्षण कहाँ पे मिला हुआ है? पंचायत राज में। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप दोस्तों आपको जीएस के भी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों ये सीरीज़ थी हमारी सीरीज़ का थर्ड पार्ट था, थर्ड वीडियो थी, जिसमें हमने मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस के क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट सीरीज़ आपको कल मॉर्निंग में 100% मिल जाएगी। तो जब तक के लिए आप इसे रिवाइज़ कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।